फिल्म की कहानी शुरू होती है विकी से, जो कि एक मेहंदी आर्टिस्ट होता है। मेहंदी लगाने वाला, काम करने वाला और डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली विद्या की ये कहानी 90 के दशक में उत्तरांचल में से है। विकी अपने दादा, अपने छोटे भाई और एक ऐसी बहन चंदा के साथ रहता है जिसे शादी से चिढ़ है, मगर प्यार की तलाश में वो घर से 8 से 10 बार भाग चुकी है। लेकिन फिलहाल तो विकी विद्या की सगाई में मेहंदी लगाने के लिए जाता है। मालूम चलता है कि आज विद्या की सगाई है, लेकिन विकी और विद्या काफी अरसे से एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं और अब यहाँ विकी को किसी भी हालत में विद्या की सगाई तोड़वानी है। तो विकी जब मेहंदी लगाता है तो वो विद्या के हाथों में अपना नाम छिपा देता है और वो नाम विद्या का होने वाला मंगेतर देख लेता है और साथ ही विकी उसे कुछ ऐसी बातें बता देता है विद्या के बारे में जो सुनकर तो वो विद्या से शादी कर ही नहीं सकता था। दरअसल में विक्की ने विद्या के शरीर पर जितने भी तिल है सारे गिनवा दिए थे। तो यहाँ पर विद्या की सलाई टूट जाती है और अब विक्की का रास्ता पूरी तरह से साफ था, जिसके बाद वो विद्या से शादी करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। लेकिन अभी भी बहुत सारी उलझने थी क्योंकि दोनों की फैमिली वाले बहुत ज्यादा अजीब थे। लेकिन आखिर में दोनों की फैमिली वाले एक दूसरे की शादी करवाने के लिए मान गए थे। अब आगे हम विक्की और विद्या की एक सामूहिक विवाह में दोनों की शादी होता हुआ देख पाते हैं। मालूम चलता है कि सामूहिक विवाह को सज्जन नाम का आदमी और उसका साला परदेसी इसे आयोजित करते हैं और जिन भी शादीशुदा जोड़े की शादी होती है वो अपनी पहली रात उसी के होटल में बिताते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होता है। विकी और विद्या की जब शादी होती है तो वो अपनी पहली रात सज्जन के होटल में ही बिताते हैं और अगली सुबह वो घर चले जाते हैं। और अब विकी विद्या से कहता है कि वो हनीमून के लिए गोवा जाना चाहते हैं और वो अपनी वाइफ विद्या से वादा भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर विकी के घर वाले वैष्णो देवी की टिकट करवा देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो वैष्णो देवी जाए। तो विकी और विद्या घर से वैष्णो देवी बोलकर निकलते हैं, लेकिन जाते गोवा है। वहां जाकर वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं और अपने सुनहरे मोमेंट्स को काफी इंजॉय करते हैं। ऐसी फ्रीडम उन्हें उत्तरांचल में अभी तक नहीं मिल पाई थी जिस तरह से वो गोवा में इंजॉय कर रहे थे। तो गोवा के हनीमून पर विक्की चाहता है कि विदेशी लोगों की तरह हनीमून का वीडियो बना लिया जाए ताकि इन खूबसूरत यादों को जीवन का मुश्किल दौर काटते वक्त देखकर मुस्कुराया जा सके। लेकिन वही समस्या हो जाती है जो सपने देखने वाले लगभग हर अति उत्साही इंडियन डूड के साथ आई है। आइडिया तो अच्छा था मगर एग्जीक्यूशन खराब था। हनीमून के बाद विकी और विद्या तुरंत ही अपने घर पहुंच जाते हैं। वहां बताते हैं कि वैष्णो देवी में उन्होंने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए और तभी हम देखते हैं कि चंदा, जो कि 8-10 बार अपने घर से भाग चुकी थी, वो एक बार फिर से अपने घर वापस आ चुकी थी और विकी की बहन चंदा के आने जाने पर उसे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं है। वो कभी भी घर से जा सकती है और कभी भी घर में आ सकती है। अब विकी और विद्या ने गोवा के हनीमून पर जो वीडियो बनाया था वो उस वीडियो को प्ले करते हैं और रात भर उसी को देखकर एंजॉय भी करते हैं। लेकिन रात को जब नींद लग जाती है तो सीडी प्लेयर में सीडी वहीं पर फंसी रह जाती है और ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन की जब सुबह होती है तो घर में हड़कंप मच चुका था। वो इसलिए नहीं कि सीडी पकड़ा गई थी, बल्कि इसलिए कि दादाजी की तलवार गायब हो चुकी थी और वो तलवार उनकी पुश्तैनी तलवार थी जो कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय थी। और तभी यहाँ पर विक्की को याद आता है कि उसकी सीडी प्लेयर के साथ साथ उसकी सीडी भी गायब है जो कि उसी सीडी प्लेयर में लगी हुई। ये देखकर विक्की पूरी तरह से घबरा जाता है और उसे घबराता हुआ देखकर यहाँ विद्या भी समझ चुकी थी उनकी सीडी गायब हो चुकी है। लेकिन आखिर में विक्की उससे कहता है कि उसने तो वो सीडी निकाल ली थी और वो विद्या को विश्वास दिला देता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी उनके घर पर पुलिस वाले की एंट्री होती है। इंस्पेक्टर के यहाँ पर आने पर विक्की तुरंत ही उनके पास जाता है और उन्हें सारी चीजें समझाने लगता है कि उसका सीडी प्लेयर गायब हो चुका है और उसमें एक सीडी भी लगी हुई थी। लेकिन इंस्पेक्टर का कहना यह है कि इतनी छोटी सी बात के लिए उसने मुझे बुलाया, कोई बड़ी बात होती तो बात होती, वो इस छोटी सी चोरी का केस हैंडल बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है विकी की बहन चंदा की और यहाँ पर इंस्पेक्टर जब चंदा को देखता है तो उसके चारों खाने चित हो जाते हैं और उसे चंदा से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और अब तो वो एक सुई ढूंढने के लिए भी राजी हो गया था। अब जब रात होती है तो विद्या ने अपने घर से सीडी प्लेयर मंगा लिया था और वो विकी से कहती है कि हम वही सीडी फिर से लगाना चाहते हैं और फिर से रात भर एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर विकी के पास वो सीडी थी नहीं तो आखिर वो कौन सी सीडी प्ले करता, इसलिए वो कुछ बहाना करके यहाँ से भाग जाता है। जब वो यहाँ से भागा
तो इसी आवाज के कारण उसके दादाजी उठ जाते हैं। वो हड़बड़ाहट में आगे आने लगते हैं और इसी हड़बड़ाहट में वो अपनी नौकरानी चंदा के ऊपर गिर जाते हैं। विकी की बहन का नाम तो चंदा है ही और उनकी नौकरानी का नाम भी चंदा है, तो दादाजी और उनकी नौकरानी चंदा एक दूसरे से पूरी तरह से लिपट जाते हैं। अब अगली सुबह इंस्पेक्टर फिर से आता है क्योंकि पूरी रात से विकी गायब था। इसी वजह से सभी को उसकी चिंता हो रही थी। विकी बताता है कि कल रात उसने चोर को देखा, इसलिए उसने रात भर चोर का पीछा किया, लेकिन वो उसे देख नहीं पाया क्योंकि वो उसके पीछे था। यही बात विकी अपनी वाइफ विद्या को बताता है, लेकिन यहाँ विद्या को अब विकी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्योंकि रात को वो बिन बताए ही उसे छोड़कर चला गया था। यहाँ पर विद्या को ऐसा लग रहा था कि विकी का कहीं ना कहीं तो अफेयर है, इसलिए वो उससे बातें छिपा रहा है। तभी यहाँ पर विकी के पास एक कॉल आ जाता है और वो कॉल दरअसल में एक फिरंगी औरत का था और मालूम चलता है कि उस फिरंगी औरत के पास दादाजी की पुश्तैनी तलवार है जो कि उसने चोर बाजार से खरीदी है। तो अब अगर उसने वो तलवार खरीदी है तो वहीं पर उसकी सीडी भी होगी, इसलिए विकी उस फिरंगी औरत को लेकर चोर बाजार जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर विद्या उसका पीछा कर रही थी और यहाँ पर जब उसने विकी को उस फिरंगी औरत के साथ देखा तो यहाँ विद्या समझती है कि उन दोनों के बीच में अफेयर है। लेकिन चोर बाजार पहुंचने पर मालूम चला कि उस चोर ने सिर्फ और सिर्फ ये तलवार बेची थी, सीडी वीडी नहीं बेची। लेकिन उस चोर का पता यहाँ पर विकी को मालूम चल जाता है जो कि एक होटल में रुका हुआ था। वो जैसे ही होटल में पहुंचा तो उसने देखा कि चोर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। वो चोर तो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था जैसे कि वो मर गया हो। और तभी यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। इंस्पेक्टर ने यहाँ पर विकी को देख लिया था और विकी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पर विद्या ने भी उसे देख लिया था कि ये होटल से भागने की कोशिश कर रहा है। तो विकी को इस तरह से भागता हुआ देख विद्या का शक जो है वो यकीन में बदल जाता है कि उसका कहीं ना कहीं अफेयर तो जरूर है, पर आखिर कोई इंसान होटल में इस तरह से कैसे भागता। लेकिन अब इंस्पेक्टर ने विकी को पकड़ लिया था और हाफ मर्डर के केस में उसे जेल में बंद कर दिया गया था। तभी यहाँ पर सज्जन आता है और वो इंस्पेक्टर से बात करता है कि विकी इस तरह से काम नहीं कर सकता क्योंकि पिछले 10 सालों से वो उसे जानता है। इंस्पेक्टर कहता है कि वो भी चीन को पिछले 10 सालों से जानते हैं और वो हमला कर रहा है। विकी की पूरी फैमिली वाले यहीं पर थे और चंदा भी यहीं पर थी, इसलिए इंस्पेक्टर चंदा की हर एक बात मानने के लिए रेडी था। रात को किसी तरह से विकी जेल से छूट जाता है और तुरंत ही अपनी वाइफ विद्या के पास आता है। और इस बार विकी ने विद्या को सब कुछ सच बता दिया था कि उनकी सीडी गायब हो चुकी है और उसी सीडी की वजह से उसे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। ये सुनने के बाद विद्या पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि अगर वो सीडी किसी के हाथ लग गई तो उनकी इज्जत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। और फिर अगली सुबह विकी के घर पर टेलीफोन बजता है। उस फोन को जब विद्या उठाती है तो मालूम चलता है कि सामने वाला 10 लाख रुपए मांग रहा। और ये फोन सिर्फ विद्या के पास ही नहीं बल्कि चंदा और विकी के दादाजी के पास भी लगाया गया था। सामने वाला आदमी कहता है कि उन्हें 2 लाख रुपए चाहिए है क्योंकि हमारे पास तुम्हारा वो वाला वीडियो है। ये सुनने के बाद विद्या तो पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि उसने तो वो वीडियो बनाई है, इसलिए उसका घबराना तो स्वाभाविक है। लेकिन दादाजी को आखिर इस बात का डर था कि रात को जब वो चंदा के ऊपर गिरे थे तो शायद उसका वीडियो किसी ने बना लिया था। तो वहीं चंदा को इस बात का डर है कि जब वो एक सॉन्ग की शूटिंग करने के लिए बाहर गई थी तभी उसका वीडियो किसी ने बना लिया होगा। और अब हमें मालूम चलता है कि आखिर इन तीनों को ब्लैकमेल कर कौन रहा है। वो है बबली नाम की औरत। दरअसल में जिस चोर ने उस पुश्तैनी तलवार को चुराई थी उसी के पास वो सीडी भी थी, लेकिन बबली ने उस चोर को बहुत सारे पैसे उधार दे रखे थे और वो चोर बबली को पैसे देने में पूरी तरह से असमर्थ था, इसलिए बबली ने उसका बुरा हाल कर दिया था। और फिर बाद में वो सीडी वहां से लेकर चली गई और जब सीडी में उसने विकी विद्या का वीडियो देखा तो उसे देखकर वो इन्हें ब्लैकमेल करने लगी। दूसरी तरफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आखिर विकी और विद्या 2 लाख रुपए कैसे लाएंगे। इस बारे में वो रात को बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें बात करता हुआ दादाजी सुन लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद चंदा और उनकी वीडियो के बारे में इन्हें पता चल गया है, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे उस वीडियो के बारे में मालूम है, तुम 2 लाख रुपए लो और उस ब्लैकमेलर को देकर आ जाओ। तो बबली की बताई हुई जगह पर यहाँ विकी और विद्या पहुंच जाते हैं। वो एक कब्रिस्तान था। जैसे वो वहां पहुंचे तो बबली और बबली के लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे।
वो विकी और विद्या से पैसे लेते हैं, बदले में सीडी जब वो उन्हें देने ही वाले थे तभी यहाँ पर कुछ लोग एक अर्थी को लेकर आते हैं और वो सीडी उसी अर्थी के नीचे चली जाती है और मालूम चलता है कि उस ताबूत के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही चोर था। लेकिन अब वो जाग चुका था क्योंकि वो पुलिस से छिपने के लिए उसमें छिप गया था। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एंट्री होती है स्त्री की और स्त्री को देखने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग भाग जाते हैं और विकी स्त्री से उसकी वो सीडी ले लेता है। घर पहुंचकर विकी और विद्या बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें उनका सीडी मिल चुका था। जैसे ही वो उसे सीडी प्लेयर में फंसाते हैं तो मालूम चलता है कि ये सीडी तो कोई दूसरी सीडी है। ये सीडी दरअसल में उनकी सुहागरात की सीडी थी और हनीमून की वीडियो कहीं और है। लेकिन आखिर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुहागरात वाली रात को ये वीडियो किसने बनाया और उन्हें धीरे धीरे समझ आता है कि ये सब कुछ सज्जन और परदेसी का काम है। धीरे धीरे करके सारे खुलासे हो जाते हैं और मालूम चलता है कि सज्जन और परदेसी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जरूर करवाते हैं और एक रात के लिए शादीशुदा जोड़े को वो अपना होटल भी देते हैं और उसी एक रात में वो सुहागरात की वीडियो उनकी बना लेता है और वो वीडियो एक शेख को बेचता है जिससे कि उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। ये सारी चीजें पता करने के बाद विकी और विद्या पूरी तरह से हैरान थे। अब उन्हें किसी तरह से यह सज्जन को तो सबक सिखाना ही था और कुछ दिनों के बाद फिर से एक सामूहिक विवाह यहाँ पर सज्जन करवा रहा था। तो विकी और विद्या वहां पहुंचते हैं और खूब पहले तो एंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में सज्जन को मालूम चलता है कि सामूहिक विवाह में उसकी बेटी की भी शादी हो रही है जिसके बारे में उसे भी नहीं मालूम था। और सज्जन के रीति रिवाज के द्वारा हर एक शादीशुदा जोड़े को होटल में अपनी पहली रात को बितानी होगी और उन होटलों में पहले से ही कैमरे फिट होते हैं। सज्जन कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, तुम अपने घर भी जा सकती हो, लेकिन विकी और विद्या चाहते हैं कि वो उसी होटल में जाए। तभी यहाँ पर हम सज्जन के दोस्त शेख को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर आ चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर ही बनकर आ गया था। तो सज्जन यहाँ पर शेख से कहता है कि वो उसे 5 लाख रुपए देगा, बस वो ये सीडी ना ले जाए। लेकिन शेख कहता है कि जिस तरह से सबकी वीडियो बनी है उसी तरह से तुम्हारी बेटी की भी वीडियो बनी है। और विकी यहाँ पर सज्जन को एक बात रियलाइज करवाता है कि जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक तुम्हें समझ नहीं आता है। आज तुम्हारी बेटी की वीडियो बन रही है तो तुम्हें समझ आने लगा है और इतने महीने सालों से तुम लोगों की वीडियो बना रहे हो उसका क्या। विक्की उसे बहुत सारी बातें कहता है और उन सारी बातों को सुनकर सज्जन की आंखें खुल चुकी थी कि ये सारी चीजें गलत है। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि मालूम चलता है कि वो सीडी इन्हीं की बेड के नीचे थी, लेकिन वो सीडी गोपाल नाम के एक बच्चे के हाथ में लग जाती है और वो सीडी को खेलते हुए ट्रक में फेंक देता है। और ये देखने के बाद विकी और विद्या उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी के नाम पर विकी विद्या का वो वाला वीडियो में कुछ कहने को बचा ही नहीं था। कहानी उतनी ही सी है जितनी की फिल्म के ट्रेलर में सब कुछ देख चुके हैं। बाकी जो थिएटर में 2.5 घंटे तक चलता है वो दर्शकों का टॉर्चर है। राज सांडियाल को लगता है कि जब शेयर बाजार में देश के युवा बिना कुछ सोचे समझे पैसा झोंके जा रहे हैं तो उनकी फिल्म को तो बस एक बार ही ये सब देख ले तो उनका बेड़ा पार। शादी के बाद हनीमून के लिए वैष्णो देवी धाम जाने वाले के दौर की ये फिल्म उस दौर की है जब कुमार सानू का रुतबा चढ़ा हुआ था।